अब सेकंड हमारे पास है एल्कली मीडियम या बेसिक मीडियम भी कह सकते हैं इसको, या एल्कली मीडियम भी कह सकते हैं, एल्कली मीडियम, है ना। इसको बोलते हैं क्षारीय माध्यम। क्या बोलते हैं बेटे इसको? क्षारीय माध्यम। कौन सा माध्यम है? क्षार। अब क्षारीय माध्यम में क्या होगा? अम्लीय माध्यम में तो अम्ल बनता है, इसमें क्षारीय माध्यम में क्या होगा? क्षार हम उपयोग में लाएंगे, है ना। वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे, है ना, H2SO4 ले रहे थे, और क्या ले रहे थे? हमने HCl भी लिया था एक जगह पर, है ना, ये लिया था एसिडिक मीडियम के लिए। अब क्षारीय माध्यम के लिए क्या लेंगे? सर KOH KOH ले सकते हैं। और कौन कौन से बेटे क्षार? NaOH गुड, NaOH है, BaOH PaOH की होल ट्वाइस है, CaOH की होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास बेस है ना। तो इनको इनमें से हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो जो मुख्य है होता है वो KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम अधिकांश प्रयोग करते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये देखो, ये हमने क्या लिया, अब हमने क्या करना? क्षारीय माध्यम में करवानी। तो देखो क्षारीय माध्यम जैसे हमने क्या किया था, अम्लीय माध्यम में एक रिएक्शन लिखी थी और उस रिएक्शन के 5 ऑक्सीजन निकला था पहले। यहाँ पर क्या होता होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, 4 मॉलिक्यूल KMnO4 लेते हैं। KMnO4 क्या हुआ बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल, KMnO4 हुआ पोटेशियम परमैंगनेट। इस पोटेशियम परमैंगनेट पर हम क्या करवाएंगे? 4 मॉलिक्यूल KOH की रिएक्शन। KOH का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गुड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बनेगा? देखो, यदि हम इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा? 4 मॉलिक्यूल K2MnO4। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। गुड, ये है बेटा पोटेशियम मैग्नेट। ये याद होना चाहिए, पोटेशियम मैग्नेट। प्लस क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल H2, और साथ साथ में क्या होंगे? 5, यहाँ पर O2 निकलेगा, सॉरी, ऑक्सीजन निकलेगा, O2। देखो पहले के वाले में क्या हो रहा था, जब हम एसिडिक मीडियम में करवा रहे थे तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पर एसिड ले रहे थे, और यहाँ क्या हो रहा था? नवजात ऑक्सीजन मिल रहे थे, है ना। यहाँ K2SO4 बन रहा था, MnSO4 बन रहा था, और 5 नवजात ऑक्सीजन मिल रहे थे H2O के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इस KMnO4 की पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया किसी क्षार से करवा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं, तो एक तो बन रहा है पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है, और H2O बन रहा है। देखो आधे रिएक्शन तो काम तो हमारे ही हो गया। H2O बन रहा है, 2H2, और ऑक्सीजन बन रहा है। अभी हमने किसी का क्या नहीं करवाया? ऑक्सीकरण नहीं करवाया। अभी हम इनके बीच की रिएक्शन को देख रहे हैं बेटा, ये चीजें। और यहाँ पर क्या बन रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो रहा है, बन रहा है। देखो ऑक्सीजन अणु बन रहा है। देखो ऑक्सीजन क्या है? अणु। क्या है? ऑक्सीजन। अब हम इस पर अभिक्रिया करवाते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन देखते हैं। तो कौन सी रिएक्शन, किस रिएक्शन के साथ हम करते हैं? एक तो होता है बेटा पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? Ki को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? Ki को हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम आयोडाइड है, और इसको हमने क्या करना है? पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? पोटेशियम आयोडेट। ये रिएक्शन शायद मुझे लग रहा है एक बार आई थी। पोटेशियम आयोडेट क्या होता है बेटा? KiO3। KiO3 ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी शायद, मुझे याद आ रहा है ऐसा, है ना। तो देखो कैसे हो सकता है ये रिएक्शन। हमने क्या करना है? हमने लेना है पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेंगे यहाँ पर? पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड पर हम क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवा रहे थे हम ऊपर? तो पहले KOH है KMnO4, है ना। पहले KMnO4, और साथ साथ में किसकी रिएक्शन करवाए बेटा? KOH बिल्कुल, KOH। अब KOH की रिएक्शन यहाँ पर हम किस टाइप से होनी है कि जैसे हम क्या लेंगे यहाँ पर? पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड दिया, और हम लेंगे KMnO4 लिया,
ठीक है, KMnO4 लिया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये जो H2O की रिएक्शन करवाएंगे और H2O की रिएक्शन करवाने के बाद जो OH होगा वो इस तरह बनेगा, थोड़ा अलग डिफरेंट है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे पास MnO2, ये थोड़ा डिफरेंट है ना। और यहाँ पर क्या होगा, KOH यहाँ पर आएगा इधर की तरफ, क्षारीय माध्यम यहाँ पर आ रहा है ना। और प्लस क्या बन जाएगा, KiO3 बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेशियम आयोडीन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, थोड़ा डिफरेंट है। वहां क्या होता था, OH यहाँ पर आता था, है ना, यहाँ बाद में बनता है। तो ये भी एक प्रकार का क्षारीय माध्यम में इस प्रकार से बन जाता है, इसका थोड़ा डिफरेंट है ना। ये आयनिक रिएक्शंस है, आयनिक समीकरण, ये आयनिक वाले कंडीशंस में है। अब दूसरा देखो, दूसरा इसमें बेटा बियर अभिकर्मक द्वारा, एक होता है बियर अभिकर्मक। अब बियर अभिकर्मक क्या हुआ, आप लोगों से पूछा जा सकता है बियर अभिकर्मक क्या है ना। जो बियर अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, PAE है ना, YE बियर्स रिजेंट। ये नोट कर लेना, बियर रिजेंट, पूछूंगा कौन सा बियर रिजेंट है ना। तो बियर रिजेंट होता क्या है, किसे कह सकते हैं बियर रिजेंट। बियर रिजेंट होता बेटा क्षारीय जो हमारे पास होगा एल्कलाइन, इसको किसको बोलते हैं बियर अभिकर्मक, क्षारीय KMnO4, किसको बोलते हैं, क्षारीय KMnO4, इसको बोलते हैं बियर अभिकर्मक, है ना। या हम इसको इंग्लिश में कहें तो एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बियर अभिकर्मक। कभी पूछा जाए आप लोगों को कि बियर अभिकर्मक क्या है, तो हम कह सकते हैं क्षारीय KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, बियर अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है ना, बियर एजेंट में बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है बेटा, इसका जो मेन काम होता है कि जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं, यदि हम इसको बियर अभिकर्मक के साथ मिलाते हैं तो उससे क्या होगा, वो उन कंपाउंड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कैसे होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथिलीन, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता होगा बेटा, क्या होता होगा, C2HO4, C2H4, C2H4, हाँ ये एथिलीन है, यानी कि C2H4 हो सकता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन। जो गैस होती है ना एथिलीन, एथिलीन गैस सुना होगा आप लोगों ने, है ना, नहीं सुना तो सुन लेना। एथिलीन गैस क्या होती है, ये फलों को पकाने में भी प्रयोग करते हैं इसको, एथिलीन, है ना, एथिलीन व एथिलीन कार्बाइड्स में निकलती है। और इसको हम बियर अभिकर्मक लेंगे। बियर अभिकर्मक क्या होता है, alkaline KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। या हम इसको ऐसे भी देखो, KMnO4 लिए या लिया हमने, देखो यहाँ पर क्या लिया, KMnO4 लिया, और एल्कलाइन बनाने के लिए KOH ले सकते हैं, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको, इससे क्या होता है, इससे एक तो H2O बनता है और साथ साथ में ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, बियर अभिकर्मक कैसे लेंगे, कैटलिस्टिक फॉर्म में, यहाँ पर लिख लेंगे एल्कलाइन, और यहाँ पर कर देंगे KMnO4, ये KMnO4, लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गई है ना, एल्कलाइन KMnO4। तो इसके प्रेजेंस में ये अभिक्रिया करेगा और ये क्या मालूम बना देता है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी OH आ गया, और CH2 और यहाँ पर भी OH आ गया, क्या है सर एथेन, ना, ये है, हाँ वैसे बोल सकते हो, IPA से नेम बोल सकते हो 1
2 है ना, एथेन हो जाएगा 1 2 और क्या आएगा, डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल आ सकता है ना, एथेन 1 2 डाइऑल आ सकता है, या हम इसको सिंपल कह सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोल सकते हैं बेटा, इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना, ये ग्लाइकॉल भी कहते हैं, सिंपल इसको जनरली ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्षारीय माध्यम में दो अभिक्रियाएं, ये आयनिक अभिक्रियाएं थी, दोनों क्या थी, आयनिक अभिक्रियाएं थी। अब हम आयनिक समीकरण के रूप में हम इनको मान लेते हैं। अब दूसरा एक और अभिक्रिया होती है, यह है उदासीन माध्यम में। अब कैसे माध्यम लेना है, उदासीन, न तो अम्लीय माध्यम होगा न क्षारीय माध्यम होगा, अब उदासीन माध्यम। अब उदासीन माध्यम में क्या होगा, अम्लीय माध्यम में तो हम क्या ले रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl लिया था। क्षारीय माध्यम में हमने क्या लिया था, KOH लिया था इसके साथ, और इसमें दो ही अभिक्रियाएं थी, एक बियर अभिकर्मक और एक हमारे पास पोटेशियम आयोडेट को चेंज करने के लिए। अब उदासीन माध्यम है जिसको हम न्यूट्रल मीडियम कह सकते हैं। कैसा, न्यूट्रल मीडियम, जिसमें क्या होगा, इसका उदासीन माध्यम है, कोई और ना अम्ल मिलाना न क्षार मिलाना है ना, तो ये उदासीन माध्यम होगा। तो किस प्रकार से होगा, उदासीन माध्यम में ये क्या करता है कि जैसे हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल KMnO4 लिया, मान लीजिए ये 2 मॉलिक्यूल KMnO4 लिया, और इस पर हमने क्या किया, H2O की रिएक्शन, H2O उदासीन होता है बेटा, तो ये क्या बना देता है, ये इस प्रकार से बन जाता है, ये 2 मॉलिक्यूल KOH बन जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, प्लस क्या बन जाता है इसमें, 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, MnO2 बन जाता है, और प्लस 3 ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन इसमें से निकलते हैं। इस प्रकार से होता है। अब इस रिएक्शन को, ये उदासीन माध्यम के लिए, इसके लिए रिएक्शन है, किसके लिए, पोटेशियम परमैंगनेट। अब कौन कौन सी चीजें ये चेंज करता है, पहले लिखते हैं इसमें, देखो पहला जो है वह है H2S को, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, से हमको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सल्फर में। ये हमने अम्लीय माध्यम में भी किया था बेटा, ये हमने किस में किया था, एसिडिक मीडियम में भी किया था, जब हमने क्या लिया था, KMnO4 लिया था और साथ साथ में H2SO4 लिया था, और फिर उसके बाद किसकी रिएक्शन करवाई थी, H2S की। लेकिन ये यदि उदासीन माध्यम है, देखो उदासीन न्यूट्रल मीडियम है, तो न्यूट्रल मीडियम में कैसे होगा, यहाँ पर हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल KMnO4, पहले हम क्या लेंगे, H2S ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे, ठीक है, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल KMnO4 की रिएक्शन करवाएंगे, प्लस क्या करवाएंगे इसमें, प्लस इस पर कोई रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि कैसे न्यूट्रल मीडियम है ना, सीधे डायरेक्ट करवा देते से। तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, ये क्या करेगा बेटा, इसको ये बना देगा 3 मॉलिक्यूल, इसको 3 लेना बेटा KMnO4 है ना, 2 से 3 तो बनेगा नहीं, 2 ही बनेगा है ना, 2 मॉलिक्यूल KOH हो जाएगा, और प्लस क्या होगा इसमें, 2 मॉलिक्यूल MnO2, देखो KOH MnO2, ये तो ऊपर से ले लिया हमने। अब इसको क्या हुआ, जो 3 ऑक्सीजन थे ना बेटा, ये चले गए यहाँ इसके साथ है ना, और इसमें 3 H2S ले लेना, ठीक है ना, तो 3 H2O बना देगा, देखो 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, H2O, ये ऑक्सीजन जाकर के इसके साथ मिल जाएंगे, और प्लस 3 H2O बन गए, और हमने क्या निकाल दिया इसमें, 3 सल्फर के मॉलिक्यूल अलग हो गए, कोई माध्यम नहीं लिया हमने, किसी मीडियम को जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम, ऐसा होता है ना, तो इस प्रकार से आ जाता है। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें इसमें, देखो दूसरा है मैग्नीज सेकंड सल्फेट, इस प्रकार से आता है बेटा, यहां पर लिखा हो मैग्नीज, मैग्नीज है ना, क्या है बेटा, मैग्नीज, और यहाँ बीच में क्या रखा, सेकंड और सल्फेट, ये देखो मैग्नीज सेकंड सल्फेट है ना, और को मैग्नीज डाइऑक्साइड में किसमें करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड ये होता है MnO2, ऑक्सीकृत कर देता है। तो पहले हमें देखना होगा बेटा, मैग्नीज सेकंड सल्फेट क्या है, मैग्नीज
सेकंड सल्फेट है क्या, तो जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो, ऐसा सल्फेट। तो मैग्नीज सल्फेट तो बहुत सरल काम हो गया। यहां पर क्या करना हमने, मैग्नीज सेकंड सल्फेट ये होता है बेटा, देखो कैसे हो जाएगा, MnSO4 लिख लो, यही मैग्नीज सेकंड सल्फेट है, क्योंकि यहाँ मैग्नीज की सेकंड क्या है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके मॉलिक्यूल्स लेंगे हम 3, कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3, और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल KMnO4, ठीक, और साथ साथ में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल H2O ले लेंगे। कहीं कहीं पर H2O लेते हैं, कहीं कहीं पर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कैसा माध्यम है, उदासीन माध्यम में हम H2O ले सकते हैं। तो ये क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा, एक तो बन जाएगा K2SO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल MnO2 और 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। तो देखो इसने क्या कर दिया, इसको MnO2 में कन्वर्ट कर दिया, देखो KMnO4 को, सॉरी मैग्नीज सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, MnO2। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकृत कर देता है। एक लास्ट रिएक्शन इसकी और है, और वो रिएक्शन क्या है, ये कुछ ही रिएक्शन है बेटा जो आपको याद करनी होंगी, इनकी प्रैक्टिस करना है ना, ज्यादा नहीं है। इन रिएक्शनों में से 2 या 3 नंबर आ जाते हैं, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर, दोनों चैप्टर मिला करके, है ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है इसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पर इसके बाद क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, थायो जो ग्रुप होता है बेटा वो S से दिखाता है ना, सोडियम थायोसल्फेट से किस में कन्वर्ट होना, सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Na2S2O3, ये है सोडियम थायोसल्फेट, और इससे इसको कन्वर्ट होना किस में, इससे होना कन्वर्ट इसको सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, इसमें ऑक्सीकृत करना है। तो हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, पहले इसको सोडियम थायोसल्फेट ले लेते हैं। तो यहां पर हमने लिया 3 मॉलिक्यूल Na2S2O3, और इस पर हमने क्या करवाया, किसकी रिएक्शन करवाई, 2 मॉलिक्यूल KMnO4, इसकी रिएक्शन करवाई 2 मॉलिक्यूल KMnO4, और प्लस क्या साथ साथ में इसमें H2O भी लिया, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या कर देता बेटा, ये कन्वर्ट कर देता है, एक तो बन जाता हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना, और मैग्नीज ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, और साथ साथ में यहां पर बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल Na2SO4, और साथ साथ में क्या होगा इसमें, सल्फर 3 मॉलिक्यूल S, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हुई कंप्लीट इनकी रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन है ये इसमें हो सकती है। अब हमें 2 चीजें हैं बेटा, एक मैग्नेट था और एक पर मैग्नेट है ना, एक मैग्नेट था और एक पर मैग्नेट था, इनकी हमें संरचना जाननी है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी संरचना क्या होगी, ठीक है। तो इनकी संरचना कैसे होगी, तो पहले इसकी संरचना देखते हैं बेटा। दो हमारे पास हैं, एक तो है KMnO4, इसका नाम क्या है बेटा, KMnO4 का पोटेशियम परमैग्नेट, और K2MnO4 का, पोटेशियम मैग्नेट। इन्हीं की दोनों की बात करेंगे हम, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर पहले परमैग्नेट को देखते हैं। तो परमैग्नेट में क्या होता है कि Mn बीच में होगा, जो M और N होगा वो बीच में होगा, और इसमें जो ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ, है ना, एक ऑक्सीजन इधर साइड में जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसमें माइनस चार्ज है ना। और इस पूरे मॉलिक्यूल को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है ना, और इसको क्या कर देंगे, K पॉजिटिव से ऐसे जोड़ देंगे। तो ये संरचना हो गई किसकी, पोटेशियम परमैग्नेट। अब ये मैग्नेट का क्या होगा इस वाले के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो M है Mn तो बीच में ही रहेगा इसमें, है ना। एक जो ऑक्सीजन ऊपर वाला है वो माइनस वाला होगा, है ना, इसमें माइनस चार्ज होगा। इधर वाला ऑक्सीजन, इसमें 2 डबल बॉन्ड हो गए, इधर वाले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड,
एक ऑक्सीजन जो यहाँ है इस पे भी माइनस चार्ज होगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर आएगा बेटा, ऐसे बड़ा ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे इसको, और यहाँ पर क्या होगा 2K पॉजिटिव ले लेंगे, बस इस प्रकार से आएगा। तो ये दोनों की जो संरचनाएं हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इनका हम तुल्यांक की भार भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट, क्या बोलते हैं बेटा उसको, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, यदि हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे KMnO4 का, जैसे मान लीजिए हमने कहा इक्विवेलेंट KMnO4 का तुल्यांक की भार निकालना है, क्या होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट, ये होता है जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर अणुभार बटे ऑक्सीजन संख्या में अंतर, ठीक है। तो अणुभार कैसे निकालते हैं, जब भी हम अणुभार निकालेंगे अणुओं का भार निकालते हैं ना, आता है आप लोगों को अणुभार निकालने, जैसे मैं कहूँ KMnO4 का अणुभार बताओ, बता सकते हो, केयर का तो आपको शायद मालूम है 39, Mn का कितना होता है, Mn का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, किसी को मालूम है, ऑक्सीजन का कितना होता है, चलो ऑक्सीजन को बताओ, बताओ। सर 16। हाँ तो 16, यहाँ पर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा, 64 हुआ कि नहीं हुआ, है ना, और प्लस 39 हो गया, टोटल मिलाकर ये इतना हो गया, है ना। और यदि हम देखेंगे बेटा इसमें, तो ये जो Mn का है, Mn का हमारे पास होगा 55, ठीक है, कितना होगा 55, तो यहाँ पर 55 प्लस 64, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 9 4 9 5 14 18, है ना, ये 8 हो गया। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो कितना हो रहा है बेटा, 158 हो रहा है ना, कितना हो रहा है 158। तो यदि हम इसका मॉलिक्यूलर यहाँ पर लेंगे, इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 158, और जो इसका ऑक्सीडेशन में अंतर आएगा, दोनों का अंतर है ना, ये देखेंगे Mn, और देखो यहाँ पर कैसे अंतर कैसे निकालना हमने, है ना, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास है एक MnO4 माइनस KMnO4 में ये होता है, और Mn में देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा +7 आएगा, और हमें Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 होता है, इन दोनों का डिफरेंस यदि देखोगे +5 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2, सॉरी इसमें तो 2 हो रहा है, मैं 5 क्यों कह रहा हूँ, 2 इसका हो रहा है और इस 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है +5 हो रहा है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा +5, इसमें भाग दे देंगे, तो तब हमारे पास क्या आएगा, इसका जो तुल्यांक की भार आएगा इसका, ये आएगा 31.6 किलो, ठीक है। तो ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको, है ना। अब इसका उपयोग क्या है, यदि हम उपयोग देखें, यूज देखें, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है इसका, आप लोगों ने देखा होगा उपयोग कहाँ कर सकते हैं उसको, कहाँ उपयोग हो रहा था, क्या कर रहा था ये सबसे ज्यादा, कुछ कर रहा था कि क्या KMnO4, सबसे ज्यादा उपयोग क्या हो सकता है इसका, किसी को मालूम नहीं लग रहा है, हमने सबसे ज्यादा उपयोग किया बेटा इसका, तो क्या था, ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक है, क्या है प्रबल ऑक्सी, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं यूज क्या होगा, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहां पर, इन द लेबोरेटरी, ठीक है ना, कहाँ होता है लेबोरेटरी
एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम हिंदी में भी आसानी से लिख सकते हैं बेटा, क्या कहाँ पर, ये प्रयोगशाला और उद्योगों में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, प्रयोगशाला और उद्योगों में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है ना, एक यूज तो ये है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये हो सकता है बेटा हमारे पास कि ये जैसे पानी के तालाब हो गए, कुएं हो गए, उनको उनके पानी को शुद्ध रखने के काम भी कर सकता है। ठीक है ना, और एक इसमें वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, जो दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट ले सकते हैं इसमें, ये तो तालाब और कुओं का पानी को साफ करने के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक है बेटा इसमें, इंग्लिश में लिख लेता हूँ मैं, फॉर, हिंदी में बता दूंगा, फॉर वॉल्यूमेट्रिक, स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ये बेटा VOLUME ट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस साल्ट। फेरस साल्ट होता है ना, फेरस साल्ट, साल्ट्स हो गया, ऑक्सलेट हो गया, ऑक्सलेट्स हो गया, एंड अदर रिड्यूसिंग एजेंट, अदर रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि गुणात्मक विश्लेषण में, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्री है ना, गुणात्मक विश्लेषण में हैलाइड हो गए, सल्फाइड हो गए, ऑक्सीलेटों का पता लगाने में प्रयुक्त किया जाता है ना, इनका हम पता लगा सकते हैं, एस्टिमेट करना करते हैं ना, एस्टिमेशन का मतलब पता लगाना, उनके पता लगाना, या उनका फिर से बेटी इसको हम परिणात्मक विश्लेषण भी कह सकते हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक या गुणात्मक, चलो जो भी लिखना चाहो इसको ना, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये है इसके यूजेस, कहाँ कहाँ पर इनका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेटा यहाँ पर ये वाला चैप्टर। इतना हम जान चुके हैं इसमें।